हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका सॉलिड स्टेट। तो आपने सॉलिड स्टेट तो 11th में पढ़ा ही है, तो जस्ट एक बार यहाँ पर डीप इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सॉलिड स्टेट आपका क्या होता है? ऐसा स्टेट जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयन जो होते हैं, जिसको हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। तो इस चैप्टर में जहाँ पे भी पार्टिकल्स आएगा, कहने का मतलब क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन को हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसके कारण जो आपका सॉलिड है वो रिजिड होता है। और साथ ही में क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ और इंट्रोडक्शन में डीप अगर जाएंगे तो आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या होता है, रिजिड होता है, ठोस होता है। साथ ही साथ उसका जो वॉल्यूम है वो आपका फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और उसका शेप भी है वो फिक्स्ड होता है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो आपका सॉलिड रखता है। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो है दो क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का मतलब जो चमकदार क्रिस्टल के फॉर्मेट में रहेगा, और एमॉर्फस सॉलिड मतलब जो भूरा धुंधला टाइप का जो आपको दिखता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब हम लोग डीप में चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, कहने का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपका जो सॉलिड बना है वो एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है या आयन से बना हुआ है, ये हमें नहीं पता होता, इसीलिए हम लोग उसके जगह यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपका सॉलिड है, तो उसमें सॉलिड का मान लीजिए ये आपका शेप है, स्क्वायर शेप का है। तो इसका जितने भी शेप होंगे, छोटे छोटे एंटिटी, वो सारे क्या होंगे, स्क्वायर शेप में ही होते जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा वो सेम इसी रेगुलर फैशन को फॉलो करेगा। अगर आपका कुछ इस तरीके का शेप का सॉलिड है, तो उसके जो सारे क्रिस्टल होंगे, सारे एक मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सारे आयन होंगे, ये सारे क्या होंगे, सेम रेगुलर फैशन के होंगे। ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बिलोंग करेगा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेक्सागोनल शेप का है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, रेगुलर फैशन के होंगे। कहने का मतलब ये सारे क्या होंगे, सेम शेप के होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। Solid in which constituent particles are arranged in a regular manner throughout the entire 3D network is called crystalline solid। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको एग्जांपल, जो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये सेम अपने शेप का होगा, मतलब ये रेगुलर फैशन को बिलोंग करेगा, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहला जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड की या क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो आपकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं थ्रू आउट द 3D स्ट्रक्चर। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप थ्रू आउट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसमें जो आपका शेप है ये आपका हेक्सागोनल शेप का है, या आपका स्क्वायर शेप का है। तो इसका जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा आपका कोई भी सॉलिड का, जैसे ये अगर आपका क्यूबॉइडिकल आपका कोई सॉलिड है, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे स्क्वायर से बना हुआ होगा। इसका जो शेप होता है 3D, पूरा जितना भी आपका शेप बनेगा इस बॉक्स में, वो क्या होगा, एज इट इज़ सेम रहेगा, जो कि रेगुलर फैशन को बिलोंग करके बनेगा। सेम यहाँ पे वही स्टेटमेंट कह रहा है, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप थ्रू आउट द 3D स्ट्रक्चर। जो उसका 3D स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या रहेगा, जो शेप रहेगा वो डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्क्वायर है तो सारे स्क्वायर को ही बिलोंग करके वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल या क्यूब बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज, दे आर रिजिड बॉडी। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके रिजिड होते हैं, ठोस होता है। नेक्स्ट है आपका, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन आपके रेगुलर फैशन को बिलोंग करते हैं, रेगुलर मैनर में ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, इसी कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके एनिसोट्रॉपिक होते हैं। एनिसोट्रॉपिक कहने का मतलब, जैसे आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो अगर आप इस कोने से इस कोने पर जाएंगे तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे कहने का मतलब रेजिस्टेंस, अगर आप इस कोने से इस कोने में रेजिस्टेंस नापेंगे तो आपको रेजिस्टेंस में वेरिएशन मिल सकता है, और अगर आप इस कोने से इस कोने में नापेंगे तो आपको रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा।
तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक। अगर एक कोने से दूसरे कोने जाने में, अगर एक छोर से दूसरे कोने छोर पर जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, उसी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक के नेचर का होता है, मतलब दे हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने लगती है। नेक्स्ट, दे हैव क्लीन क्लीवेज एंड कैन बी कट बाय शार्प नाइफ। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्लीन क्लीवेज देते हैं। क्लीन क्लीवेज कहने का मतलब जैसे आपका कैबेज होता है, पत्ता गोभी, उसके जो लेयर होते हैं वो परत बाय परत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लीन क्लीवेज। वो इजीली क्लीवेज हो जाता है, परत बाय परत आप उसको चाकू से क्या करते हो, काट सकते हो। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था जो कि था एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो रेगुलर फैशन में होते हैं, लेकिन जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है इसमें क्या होते हैं, जो ऐसे सॉलिड है तो यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक हेक्सागोनल शेप का है तो एक स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन अलग शेप हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका तीन शेप का हो जाएगा, ट्रायंगल शेप का हो जाएगा, फिर आपका कुछ अलग शेप होगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन है, सबके शेप अलग अलग है। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता था, हमारा पूरा का पूरा रेगुलर फैशन था, सेम ज्योमेट्रिकल शेप था, लेकिन यहाँ पे देखो सारे के शेप क्या क्या है, अलग अलग है। तो ये सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज किस में होते हैं, इर्रेगुलर मैनर में होते हैं, मतलब इनका सारा का शेप अलग अलग होता है थ्रू आउट द एंटायर 3 डायमेंशनल नेटवर्क। जो भी इनका ये 3D स्ट्रक्चर बना है इसमें क्या हो जाएगा, कोई एक सर्कल हो जाएगा, कोई एक ट्रायंगल हो गया, कोई हेक्सागोनल शेप का हो गया। तो इनकी सबकी जो बॉन्डिंग और जो आपका शेप है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो सब अलग अलग होता है। उसी को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। मतलब जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो रेगुलर अरेंज रहता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड क्या रहता है, इर्रेगुलर अरेंज रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है, अलग अलग शेप रहता है। इसमें जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम में, इन सबका क्या है, शेप अलग अलग है और ये इर्रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। देखो ये आपको परफेक्टली स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे जगह बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, ये बाहर निकल जा रहा है। तो इसकी इर्रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है, दे डू नॉट वेरी रिजिड बॉडी। ये क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, मतलब अगर आप इसको मारोगे तो ये कहीं से भी ऐसे आके क्रैक हो जाएगा, ये ठीक ठोस नहीं रहता, ये भुरभुरे टाइप के सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये शार्प होता है, इतना ज़्यादा भी शार्प नहीं होता है जितना आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये टेढ़ा आड़ा तिरछा रहता है। तो आड़ा तिरछा को कैसा भी मारोगे तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो जल्दी गल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्या था, एनिसोट्रोपिक। मतलब अगर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रहे हो, मतलब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, तो इसके बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। लेकिन एनिसोट्रोपिक मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पे थी वो भी यहीं पे मिलेगी, सेम टू सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। वही है, डेट इज दे हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ द सेम वैल्यू व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाकर देखोगे तो भी क्या होगा, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, सेम की सेम रहेगी। दे डू नॉट हैव क्लीन क्लीवेज। इनका क्लीन क्लीवेज नहीं होता है, अगर आप काटना चाहोगे तो ये कहीं से भी कट जाएगा, लाइन से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है वो तो आड़ा तिरछा कैसा भी होता है, इसीलिए उसका कोई भी अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो रेगुलर मैनर में अरेंज रहता है, इसका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्योंकि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके आयंस हो गया या तो फिर आपका मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसके बेसिस पे जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फर्दर 4 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो पहला आपका आता है आयोनिक क्रिस्टल, दूसरे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नेक्स्ट कोवेलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टल, एंड फोर्थ है आपका मेटेलिक क्रिस्टल। तो चलिए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला है आपका आयोनिक क्रिस्टल। तो आपके आयोनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो इसमें
स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो आपका 3D स्ट्रक्चर बना है सॉलिड का, उसमें जो भागीदार होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो आयोनिक क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज आयन होते हैं, जो कि अरेंज किस में होते हैं, रेगुलर पैटर्न में। तो ये तो पता ही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे की सारे चीज़ें रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। लेकिन जो आपके आयोनिक क्रिस्टल है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। कॉमन सी बात है, चार्ज आयन है तो चार्ज आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगता है। तो ये आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स आयोनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, आयंस, और दूसरे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो जुड़े किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल के जो आपके एग्जाम्पल है वो क्या है, आपके NaCl है, Na2SO4 है, एक्सेट्रा। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से बाय हार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दूसरी, इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर, बट इन डिजॉल्व स्टेट दे आर गुड कंडक्टर। जैसे अगर आप NaCl की बात करें तो NaCl आपका आयोनिक सॉलिड है, तो अगर इन आयोनिक क्रिस्टल जो रहेंगे वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप उनको डिजॉल्व कर दो, मतलब इन लिक्विड स्टेट और इन डिजॉल्व स्टेट, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, आयोनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस थे, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आयोनिक पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल में आयंस थे, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग किससे होती है, वैंडरवाल फोर्स के कारण या फिर लंडन फोर्स के कारण क्या होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। याद रखना, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आपके लंडन फोर्स के कारण होती है। तो इसका एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, आयोडीन, एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, क्योंकि आपका वैंडरवाल फोर्स है, तो वैंडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। तो क्योंकि बॉन्डिंग लो है, तो क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी लो हो गई है, तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल नहीं हो पाती। फिर अगर हम लोग और डीप में जाएंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो फिर से आपका क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो पहला आपका होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और सेकंड जो होता है आपका वो होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें चलते हैं, तो पहला क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर कहने का मतलब जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। नॉन पोलर मतलब जो दो पोल में बट ना सके, दो पोल कहने का मतलब क्या है, एक प्लस पोल और माइनस पोल में ना टूट सके। जैसे देखो H2 है, H2 कैसा होता है, एक H और ये एक H। अब कौन सा प्लस बनेगा कौन सा माइनस बनेगा हमको नहीं पता। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं कि नॉन पोलर। इसमें कौन सा प्लस बनेगा कौन सा H माइनस बनेगा हमें क्लासीफाई नहीं है, पता नहीं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें क्या होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन सा प्लस या माइनस होगा हमें नहीं पता। दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें पोल क्लासीफाई रहता है। देखिए एग्जांपल HCl, तो हमको पता है कि जो H है वो प्लस बनता है और जो आपका Cl है वो माइनस बनता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसमें पोल फिक्स्ड होता है कि H प्लस ही बनेगा और Cl माइनस बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें भी जो सब्सटेंस होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें नॉन पोलर, क्योंकि पता नहीं है, बॉन्ड तो सेम ही बनेगा। तो इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होता है और इसमें पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में टूटता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, SO2 एक्सेट्रा। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने 11th में पढ़ा था, तो इसमें भी सेम वही है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी हाइड्रोजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच अगर बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच, फ्लोरीन के बीच, ऑक्सीजन के बीच या नाइट्रोजन एटम के बीच, जो हाइड्रोजन जैसा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके बीच अगर बॉन्डिंग होती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो जो पूरा मॉलिक्यूल्स कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये सब पार्ट था मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर। जो आपका थर्ड क्लासिफिकेशन था वो आपका क्या, कोवलेंट क्रिस्टल या नेटवर्क सॉलिड।
तो कोवलेंट क्रिस्टल को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपके कोवलेंट क्रिस्टल है ये किससे बने हुए होते हैं, एटम से। मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जो एटम होता है, एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होती है। जैसे आपका डायमंड हो गया, सिलिका, इन सब के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग है एटम के बीच वो आपका क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसीलिए वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। और बहुत हार्ड होता है इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। और ये क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है आपका क्या, मेटेलिक क्रिस्टल। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं या फिर मेटेलिक आयंस होते हैं। देखो मेटेलिक क्रिस्टल है तो मेटेलिक क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मेटेलिक सॉलिड ऑफ मेटेलिक आयंस। मेटेलिक सॉलिड के चार्ज मेटेलिक आयंस होंगे। तो आयंस या तो प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटल के बीच जो बॉन्डिंग हुआ है वो मेटेलिक बॉन्ड, जैसे कॉपर हो गया, Cu, निकल, आयरन। तो ये सारे क्या हैं, आपके मेटल्स हैं। तो मेटल्स के जो आयंस होगा उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि मेटल है तो गुड कंडक्टर ही होते हैं। डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। डक्टाइल एंड मेलेबल मतलब इसको ठोक ठोक के शीट्स बना सकते हैं और आप तार खींच खींच के तार भी बना सकते हो। हैविंग मेटेलिक लस्टर, इनकी मेटेलिक की अलग ही चमक होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन किसका था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो अब यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पूरा का पूरा खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जैसे आपने देखा होगा डायमंड एक क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल क्या होता है मोस्टली, जैसे अगर आपके कोई भी डेफिनेट प्लेनर किसी भी अगर आप एंगल से, जैसे आपका कोई भी एंगल है, किसी भी एंगल से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये एक आपका प्लेन है और ये अगर आपका प्लेन है, दो सॉलिड के अगर आप प्लेन किसी भी एंगल से अगर आपका जुड़ जाते हैं तो ये जो क्रिएट करता है, ये आपका क्रिएट करता है क्रिस्टल। जब भी आपका कोई भी दो सॉलिड का प्लेन आपस में एंगल से इंटरेक्ट करता है तो वो क्रिएट करता है क्रिस्टल को। देखिए डेफिनेशन, अ डिस्क्रीट सॉलिड पार्टिकल बॉन्डेड बाय डेफिनेट प्लेनर सरफेस इंटरसेक्टिंग एट अ डेफिनेट एंगल इज कॉल्ड क्रिस्टल। जब भी कोई भी सॉलिड का पार्टिकल किसी के भी साथ बॉन्ड करके किसी भी एंगल से अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या क्रिएट करता है, क्रिस्टल। ठीक, क्लियर हो गया। क्रिस्टल, कोई भी सॉलिड अगर आपका सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड करके किसी भी एंगल से इंटरेक्ट कर लिया, तो देखिए डायमंड आपका ऐसे होता है। डायमंड कैसे बनाते हैं हम लोग, डायमंड आपका जैसे ऐसे, ये आपका क्या है डायमंड। तो ये जो आपका एंगल बना है तो ये आपके जो सॉलिड के जो डेफिनेट एंगल्स थे जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्रिस्टल बन गया। नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो ये आपका क्या है, 1D स्ट्रक्चर है। इसको आप 2D बनाओगे, जब ये 3D स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए जैसे हमने यहाँ से बनाया था तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर था, ये आपका एक स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, 3D स्ट्रक्चर। जब भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर में जब अरेंज हो जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जब भी आपके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D स्पेस में अरेंज हो, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, 3D स्पेस में अरेंज हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, आपका टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल है, जैसे हमने यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बनाया, तो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर 3D होता है। 3D कहने का मतलब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो जो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम थे उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ध्यान में रखते हुए उसका डिवीजन दिया था कि एक्स एक्सिस में इसका लेंथ कितना होगा, वाई एक्सिस में लेंथ कितना होगा और जेड एक्सिस में इसका लेंथ कितना होगा किसी भी क्रिस्टल का। तो ये डिफाइन किया गया था क्रिस्टल सिस्टम के थ्रू। तो जो आपका पहला क्रिस्टल सिस्टम है, तो पहला क्रिस्टल सिस्टम पे हम लोग आते हैं। पहला क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो सब एक ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग ए एक्सिस कहते हैं और इसको ए साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वाई एक्सिस को हम लोग बी एक्सिस कहते हैं और इसको बी साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड एक्सिस को सी एक्सिस कहते हैं। और जो आपका एक्स वाई के बीच जो एंगल बनता है वो गामा होता है, और जो वाई जेड के बीच जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है, और जेड और एक्स के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जो आपका पहला क्रिस्टल सिस्टम है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूब तो पता है कैसा बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
तो जो क्यूबिक सिस्टम होता है इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो क्यूब का तो सारे साइड सेम होते हैं, तो इसमें भी क्या है, तीनों साइड क्या है आपके सेम है। तो इसमें देखिए जो इंटरएक्सियल एंगल होता है, मतलब अल्फा बीटा और गामा। इंटरएक्सियल एंगल कहने का मतलब ये देखिए, ये आपका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो है आपका एंगल बनता है वो होता है गामा। आपका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो बीटा। जेड और वाई के बीच जो बनता है वो आपका अल्फा। तो क्यूबिक है तो सारा चीज़ सेम होगा। क्यूब में क्या होता है, ए बी सी सारे सेम होते हैं साइड, और अल्फा बीटा और गामा तीनों ही क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसमें आपको सिस्टम में सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपका क्यूबिक सिस्टम पूछा तो क्यूबिक सिस्टम में आपका क्या होता है, ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसमें और कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन, बस इतना ही आपको याद रखना। और इसके एग्जाम्पल जैसे आपका NaCl हो गया, तो NaCl आपका क्यूबिक का एग्जाम्पल है, KCl भी आपका क्यूबिक का एग्जाम्पल है। सेम जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो आपका है टेट्रागोनल क्रिस्टल ग्रुप। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल ग्रुप में क्या होता है, इसमें जो अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, मतलब जो एंगल है वो तीनों तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन A इज इक्वल टू बी होता है और B इज नॉट इक्वल टू सी होता है। मतलब A B दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन C क्या होता है, ना ही वो A के बराबर है और ना ही वो B के बराबर है। मतलब इसका दो लेंथ सेम होता है और एक लेंथ जो है वो C वो डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए A बराबर है, B बराबर, लेकिन C बड़ा हो गया। तो इसमें जो एंगल बना है वो एंगल सब 90 डिग्री होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें ज़्यादा डीप में इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें आपको सिर्फ जैसे अगर आपको पूछा टेट्रागोनल क्रिस्टल ग्रुप, तो इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि ए इक्वल टू बी होता है लेकिन सी नॉट इक्वल होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। सेम वैसा ही है आपका क्या, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ग्रुप। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ग्रुप में क्या होता है, इसमें जो आपका ए है, बी है और सी तीनों क्या होते हैं अलग हो जाते हैं। देखिए इसमें डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखिए इसमें जो आपका ए है, बी है और आपका सी है, तो ए का लेंथ अलग है, बी का लेंथ अलग है और सी का भी लेंथ अलग है। तो यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है। और जो अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि नंबर 4, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप में क्या होता है, इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए भी अलग है, बी भी अलग है और आपका सी भी अलग है। लेकिन जो इसमें एंगल बन रहा है, अल्फा तो 90 डिग्री है, गामा भी 90 डिग्री है, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। मतलब ये जो बीटा है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है। तो ये जो क्रिस्टल है वहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट होता है एक तरफ से। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। नोट करना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो आपका फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो है आपका ट्राइगोनल ग्रुप। तो ट्राइगोनल ग्रुप में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, लेकिन अल्फा बीटा और जो गामा है ये क्या होते हैं नॉट इक्वल टू 90 होते हैं। मतलब अल्फा भी 90 नहीं है, बीटा भी 90 नहीं है और गामा भी क्या है 90 डिग्री नहीं है। तीनों एंगल क्या होते हैं यहाँ पे अलग अलग होते हैं, लेकिन ए बी सी, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है और आपका सी भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। जो है आपका सिक्स्थ क्लासिफिकेशन वो हेक्सागोनल क्रिस्टल ग्रुप। हेक्सागोनल क्रिस्टल ग्रुप में क्या होता है, इसमें जो आपका जो क्लासिफिकेशन है ए बी और सी का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होते हैं सब अलग अलग हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे जो ए है, ए इज इक्वल टू बी है, लेकिन सी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी है। ए इक्वल टू बी रहेगा, यहाँ पे ए जितना है बी भी है उतना ही रहेगा, लेकिन सी जो है वो ए और बी से बड़ा होगा या चेंज होगा। इसमें जो अल्फ़ा है बीटा है वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री होता है। देखिए इसमें जो गामा है वो 120 डिग्री है, लेकिन जो अल्फ़ा और बीटा है, ये गामा है आपका तो गामा 120 डिग्री है, अल्फ़ा और बीटा क्या रहते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री रहते हैं। तो और ये आपका जो सेवन्थ है सबसे लास्ट क्रिस्टल सिस्टम का, तो वो है आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल ग्रुप में जो होता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही एक दूसरे से अनइक्वल रहते हैं, और जो आपका एंगल है वो भी क्या होता है तीनों एक दूसरे से अनइक्वल रहते हैं। देखिए आप यहाँ पे अल्फ़ा है बीटा है गामा, इसमें तीनों एंगल क्या है अलग अलग होंगे, और ए बी और सी तीनों ही क्या होंगे साइड्स जो होंगे इसके अनइक्वल होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं क्रिस्टल सिस्टम तक। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन, जस्ट सॉलिड क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। सॉलिड के डेफिनेट शेप होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, उसका जो वॉल्यूम है डेफिनेट रहेगा, शेप भी डेफिनेट रहेंगे, रिजिड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती है सॉलिड में। उसके बाद हम लोग गए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में क्या था, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था एंड आपका अमॉर्फस सॉलिड,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते थे, जिनका डेफिनेट रेगुलर शेप रहेगा वो क्रिस्टलाइन, और जिसका इरेगुलर शेप रहेगा वो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता था। फिर हम लोग उसमें और डीप में गए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। फिर उसके बाद क्या था आपका क्रिस्टल, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें आपके ये 7 क्रिस्टल ग्रुप्स थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप पढ़ेंगे ब्रावियस लैटिस के बारे में एंड आपका यूनिट सेल के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।